गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कक्षा 11 सीबीएसई बोर्ड की आज की इस कक्षा में हम लोग हिंदी जो आपका आरोह पढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें पिछला 5 पाठ ने आपका पूरा कर दिया। काव्यखंड में 5 पाठ पूरे हुए। मैंने कहा था कि इसके बाद हम लोग गद्य को पढ़ेंगे, लेकिन गौर से देखने पर यह पता चलता है कि गद्य अपेक्षाकृत उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इस समय काव्य को समझ लेना है। काव्य को अगर एक बार आप लोग इस समय पढ़े रहेंगे तो उसको दोहराते हुए आपको पूरी तरह रट जाएगा। गद्य में क्या है कि आपको गद्य से केवल 3 या 4 प्रश्न ही मिलते हैं, तो उसको आप कर ले जाएंगे। वो आसान भी होता है, समझा दिया जाएगा, और उसको बिना क्लास में एक दूसरे से मुखातिब हुए पढ़ा देना आसान भी नहीं है। तो गद्य को अभी हम थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, 1-2 पाठ पढ़ेंगे। आज हम लोग काव्यखंड का जो आपका 6वां पाठ है, त्रिलोचन शास्त्री जिसके लेखक हैं, इसको पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, 6वां पाठ जो आपका है, इस कविता का नाम कुछ अवधी कुछ भोजपुरी भाषा से मिलता हुआ है। पाठ का नाम है चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती। देखिए, वैसे तो शुद्ध भाषा में हम पहचानना कहते हैं, लेकिन यहाँ त्रिलोचन जी ने इस कविता का शीर्षक जो रखा है वो है नहीं चिन्हती, अर्थात जो चंपा नाम की काव्य की नायिका है, जो लड़की है, वह काले अक्षर जो हम लिखते हैं बिल्कुल भी नहीं पहचानती। ठीक है, उसके लिए इन काले अक्षरों का, मोती जैसे बिखरे इन अक्षरों का सुंदर लिखावट का कोई मतलब भी नहीं है। और है कैसी वो? एकदम चंचल शरारती नटखट सी बालिका है, छोटी लड़की है अभी। तो त्रिलोचन के बारे में एक बार हम लोग शीघ्रता से देख लेते हैं। ये त्रिलोचन शास्त्री, इनका जन्म 1917 में उत्तर प्रदेश में ही अपने सुल्तानपुर जिले के चिरानी पट्टी नामक गांव में हुआ था। इनका असली नाम वासुदेव सिंह था। इनके नाम के साथ शास्त्री भी जोड़ा गया है क्योंकि यह शास्त्री की शिक्षा इन्होंने ग्रहण की थी। एक उच्च कोटि के कवि होने के साथ साथ विभिन्न भाषाओं के अच्छे जानकार थे। इनकी प्रमुख रचनाओं पर हम लोग गौर करें तो काव्य श्रृंखलाएँ इनकी बहुत सी प्राप्त हुई हैं, जैसे धरती, गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन, दिगंत, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, तुम्हें सौंपता हूँ, चैती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला वगैरह बहुत सी कविताएं हैं। कुछ गद्य भी इन्होंने लिखे हैं, जैसे देश काल, रोजना मचा, काव्य और अर्थबोध, और साथ साथ मुक्ति बोध की कविताएं। अब देखिए, ये एक आलोचना साहित्य है। आपने अभी पिछला पाठ गजानन माधव मुक्ति बोध को पढ़ा नहीं, आपने 12th क्लास में आपको मिलेगा। तो गजानन माधव मुक्तिबोध भी एक कवि हैं, उनके बारे में इन्होंने लिखा है। सामान्य रूप से खड़ी बोली भाषा में इनकी रचनाएं हैं। भाषा को बड़ी सहजता के साथ, इतनी सरलता के साथ इन्होंने सामने रख दिया है कि यदि अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी उस कविता को सुने तो समझ जाएगा। आधुनिक काल के कवि इसलिए तुकांत मुक्त कविताएं हैं। रस छंद का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता आधुनिक काल में, क्योंकि इस काल की कविता को भी गद्य ही मान लिया गया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य साहित्य के आधुनिक युग को गद्य काल का नाम दे दिया है। तो पाठ हम लोग शुरू करते हैं। ये लिखते हैं चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती। ठीक है, इसके लिए आप किताब से अपनी कविता को मिलाते हुए देखते हुए चलेंगे। वह लड़की जो इनके पड़ोस की है, चंपा, जो इनके काव्य की नायिका है, उसके बारे में ये लिखते हैं कि वह काले अक्षरों को पहचानती नहीं है। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना वह करती है। कहते हैं जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो वो आ करके बगल में खड़ी हो जाती है और केवल टकटकी लगाए एक चुपचाप खड़ी होकर वो केवल सुनती है। उसको सुनने में अच्छा लग रहा है कि शायद कुछ अच्छी चीज़ बोल रहे हैं, लेकिन वो समझती नहीं कि इसमें लिखा क्या, ये क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। सुनकर शायद कुछ समझ भी जाए। कहते हैं उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। वह लड़की बड़े आश्चर्य में पड़ जाती है कि ये आड़ी तिरछी रेखाएं, टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया, ये कैसे अक्षर, क्या इतना सुंदर शब्द कैसे बोल रहे हैं। देखने में जो नहीं पढ़ा हुआ है, जैसे आप देखो एक छोटा सा बच्चा होता है घर में, छोटे भाई बहन आपके होंगे या और कोई, आप अच्छी लिखावट में सुंदर लिख रहे हो और वो पढ़े लिखे नहीं, तो उनको नहीं लगता कि आप बहुत
कुछ विशिष्ट वस्तु का विवरण दे रहे हैं, वो अगर उनके हाथ में कलम लग जाए तो वो भी उसमें आड़े तिरछे रेखाएं खींचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है जैसे आप लिखे हो वो भी लिख रहे हैं। वास्तव में उनको ये पता नहीं होता है कि क्या लिखा गया। तो ऐसे वो लड़की भी वो सोचती है कि इन टेढ़े अक्षरों में से ये सुंदर स्वर कैसे निकल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, क्या यही चीज़ लिखी हुई है। वो आश्चर्य से देखती। अब चंपा के बारे में बताते हैं, जो इनकी धरती नामक काव्य संग्रह की नायिका है। कहते हैं चंपा सुंदर की लड़की है। सुंदर नाम का एक किसान है, गांव का ही इनके है, मोहल्ले का है, उसकी लड़की, उसकी पुत्री है चंपा। सुंदर कौन है? ग्वाला है। देखिए कहते हैं सुंदर ग्वाला है, गायें भैंसें रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। सुंदर जो है वो एक ग्वाला है जिसने गायें रखी हुई हैं, बहुत सी भैंसें पाल रखी हैं। और चंपा क्या करती है, उन गाय भैंसों को, चौपाया अर्थात जिसके 4 पैर हों ऐसे प्राणी, यानी कि गाय भैंस जो भी पशु हैं, तो चंपा क्या करती है, उन पशुओं को, पालतू जानवरों को अपने लेकर चरवाही करने, उनको चराने जाती है। ठीक है, वह गाय भैंस चराने जाती है। फिर और चंपा के क्या गुण हैं? त्रिलोचन जी कहते हैं कि चंपा अच्छी है, सीधी सादी ठीक ठाक लड़की है, चंचल है, अभी बालिका होने के कारण उसमें बाल सुलभ चपलता, जैसा कि छोटे बच्चों में देखा जाता है, चंचलता है, नटखट भी है, थोड़ी बहुत शरारती भी है, कभी कभी ऊधम करती है। ऊधम का मतलब होता है जो बच्चे अपना मनमाना काम करते हैं, जिससे कि वो कुछ शरारत करके अपने बड़ों को परेशान करते हैं। कुछ बच्चे जानबूझकर ऐसा करते हैं, उस काम को ऊधम कहते हैं। ठीक है, नटखटपन जो होता है वो बच्चे अनजाने में जो शरारत करते हैं, लेकिन जब जानबूझकर कुछ ऐसा किया जाए कि कोई सामने वाला परेशान हो, तब वह ऊधम है। ऊधम क्या करती है चंपा लेखक के साथ? कभी कभी वह कलम चुरा लेती है, कलम छिपा देती है कि बैठे बिना मतलब लिखते रहते हो, थोड़ी देर ढूंढे परेशान हो जाए, परेशान करने के लिए इनकी कलम को चुरा लेती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ तब पाता हूँ कागज़ गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। अब देखिए करती क्या है, पहले कलम छिपा दिया, लेखक बहुत ढूंढ रहे हैं कि कहीं, जानते हैं कि कहीं ना कहीं चंपा ने ही रखा होगा सब सामान, उल्टा पलटा कहीं से कलम मिल गई, तो पता चला जिस कापी में, जिस डायरी में लिख रहे थे, डायरी को भी छिपा दिया है। तो कहते हैं मैं परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि उसको तो लिखने पढ़ने का कोई अर्थ, कोई भाव, कोई महत्व ज्ञात ही नहीं है। इसलिए वह लड़की क्या करती है, इनको परेशान करने के लिए इनके कापी कलम इत्यादि को छिपाया करती है। अब देखिए जब ये उसको समझाते होंगे, कदाचित बताते होंगे कि कापी का, कलम का, कागज़ का क्या महत्व है, शिक्षा का क्या महत्व है, तो चंपा कहती है तुम कागज़ ही गोदा करते हो दिन भर। देखिए वो अनपढ़ यही है कि पिछड़े, शिक्षा के मामले में पिछड़े हुए लोग बहुत से शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते, इसी तरह वो भी कागज़ ना कह करके कागद कह रही है, जा की जगह पर दा का प्रयोग कर रही है। कहते हैं तुम कागज़ ही गोदा करते हो दिन भर। ये दिन भर बैठे, चूँकि कवि हैं, साहित्यकार हैं, बैठे लिख रहे हैं दिन में, वो कहते हैं तुमको कोई काम नहीं, बैठ के खाली पन्ना भर रहे हो, गोद रहे हो, उसमें क्या लिख रहे हो, उसको समझ में आता नहीं है। तो यह काम, क्या यह काम बहुत अच्छा है? वो पूछती है कि क्या ऐसा करना, ये पन्ने पर लिखना अच्छा काम होता है, मुझे भी बताइए। तो कहते हैं यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। उसकी बात सुनकर कवि को, लेखक को हंसी आ जाती है, और जब हंसते हैं तो चंपा चुप हो जाती है, उसे लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ है, मैंने शायद कुछ गलत पूछ लिया है। अब लेखक उसको समझाता है कि हाँ ये ज़रूरी चीज़ है, पढ़ाई करना आवश्यक है, मैं जो लिखता हूँ ये कागज़ नहीं भर रहा हूँ, इस पर कुछ ऐसे लिपा पोती नहीं है, ये महत्व का काम है। फिर से एक बार इसको देखते हैं। चंपा कहती है कि तुम कागज़ ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? वो पूछती है कवि त्रिलोचन शास्त्री से कि आप ये जो दिन भर बैठे कागज़ पर लिखते रहते हो, कुछ ना कुछ भरते रहते हो, क्या ये करना सही है, क्या करते हो आप? तो लेखक सुनकर हंसता है। जब लेखक हंसता है, भाई कोई कुछ पूछे आप उसकी हंसी उड़ा दो, उस पर हंस जाओ, तो वो चुप हो जाता है कि क्या कहीं गलत तो नहीं कह गए। चंपा भी चुप हो जाती है। अब एक दिन की बात है, चंपा लेखक के पास, कवि त्रिलोचन शास्त्री के पास आती है, तो ये कहते हैं चंपा तू भी कुछ पढ़ाई कर ले। कहते हैं तू भी कुछ पढ़ाई कर ले, पढ़ लिख जाएगी, कम से कम कुछ नहीं तो आज के जैसा, उस समय त्रिलोचन शास्त्री के समय में 1917 के इनका जन्म हुआ है लगभग, यह आज़ादी के काल में। आप जानते हैं 20वीं सदी के
अर्ध भाग में उस समय टेलीफोन जैसी चीज़ें बहुत न के बराबर सूचना प्रायः सामान्य व्यक्ति से लेकर विशिष्ट व्यक्ति तक सभी तार डाक यही सब चलते थे, इसी से संदेश चिट्ठी पत्री होती थी। तो कभी भी समझाता कि अगर कुछ भी नहीं करना आएगा तो कम से कम अक्षरों को पहचान जाओगी तो पत्र तो लिख सकोगी। यहाँ से लड़की हो, अपने घर जाओगी, शादी विवाह होगा, वहाँ से पत्राचार होगा। वही चीज़ उसको समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। कहते हैं उस दिन चंपा आई तो मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो। कहते हैं मैंने कहा कि चंपा तू भी पढ़ाई कर ले। हारे गाढ़े काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। देखिए उस समय गांधी जी का आंदोलन चल रहा है भाई, सबको शिक्षा की ओर प्रेरित कर रहे हैं। वो कहते हैं सभी लोग पढ़ाई करें, शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक। तो समझाते हुए कवि कह रहे हैं कि मैंने कहा तुम भी पढ़ लो। हारे गाढ़े काम सरेगा। देखिए सरेगा का मतलब होता है काम करेगा, काम को सफल बनाना, सरल बनाने को सरेगा कहते हैं। ठीक है, सरेगा मतलब काम आएगा। कहते हैं हारे गाढ़े में कभी आवश्यकता पड़ने पर किसी विपत्ति के समय में ये पढ़ाई काम आएगी, इसलिए चंपा तू भी पढ़ाई कर डाल। कभी कहते हैं उस दिन चंपा आई तो मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, तू भी पढ़ाई कर ले चंपा। हारे गाढ़े काम सरेगा, ज़रूरत पड़ने पर कभी आवश्यकता में, विपत्ति में, हारे गाढ़े में, किसी भी मुसीबत के समय में काम सरेगा, यही काम आएगा, तेरी पढ़ाई तेरे काम आएगी। तो देखिए चंपा क्या कहती है, आगे समझाते हुए लेखक कह रहे हैं कि गांधी बाबा की इच्छा, महात्मा गांधी की इच्छा है कि सब जन पढ़ना लिखना सीखें, सभी लोग पढ़ना लिखना सीख जाएं। वो चाहते हैं हमारा देश शिक्षित हो जाए। तो चंपा ने कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी भाई, मुझे तो पढ़ाई नहीं करनी है। तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा अच्छे हैं, तो फिर वो पढ़ने लिखने की बात कैसे कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। देखिए चंपा को क्या लगता है कि चूँकि वो पढ़ी लिखी नहीं है तो जो उसको पढ़ने के लिए कह रहा है, चूँकि उसे ऐसा लगता है पढ़ाई बेकार का काम है। जैसे कि वो कभी से पूछती भी है तुम दिन भर पन्ने में लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, इसका क्या मतलब है। तो उसको लगता है ये पढ़ाई कोई अच्छी बात नहीं है, और गांधी बाबा अगर इस बात को करने के लिए कह रहे हैं तो वो भी अच्छे नहीं हैं। इसीलिए कभी से कहते तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत भले आदमी हैं, तो फिर वो ये पढ़ाई लिखाई की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तो अच्छा काम नहीं है, क्योंकि वो अनपढ़ है, उसको पता नहीं है कि शिक्षा की क्या भूमिका होती है जीवन में। तो कहते तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा अच्छे हैं, फिर वो ऐसी पढ़ने लिखने की बात क्यों करते हैं, इसका मतलब वो भी अच्छे नहीं है, ये पढ़ाई मुझसे नहीं होगी, मैं तो नहीं पढ़ूंगी भाई, मैं तो नहीं पढ़ने वाली, आप पढ़ो, आप दिन भर पन्ना लिखो। ठीक है, इसके बाद लेखक उसको फिर समझाते हैं कि जब तुम्हारा विवाह होगा, वहाँ जाओगी तो वहाँ से अपने इधर माता पिता के पास या कहीं भी पत्र वगैरह कैसे भेजोगी, इन लोगों के पत्र कैसे पढ़ोगी, इसलिए पढ़ो। तो वो सीधे कहती है मुझे तो शादी भी नहीं करनी। तो ये अंतिम खंड इस कविता का बचा हुआ है, और इसके बाद 4 प्रश्नोत्तर हैं इसमें, जिसको हम लोग कल के भाग में अपने पढ़ेंगे। अभी आज आप लोग इतनी कविता को पढ़ लीजिएगा, कोई समस्या होगी तो मुझे ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।